हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। समाजशास्त्र में प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो यूपी पीजीटी का जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसका कॉम्बो ऑफर है जिसमें कि प्रैक्टिस सेट एंड जो सोशियोलॉजी के नोट्स हैं वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बिहार पीजीटी एंड बिहार जो स्टेट एग्जाम है इसके लिए जो प्रैक्टिस सेट है ये दोनों ही आपको इस एक प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड कराया जा रहा है एंड इसका भी कॉम्बो ऑफर नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नोट्स की बात की जाए तो ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये नोट्स इंपॉर्टेंट है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कोई भी जानकारी इससे संबंधित आप चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन औद्योगिक समाज की विशेषता को व्यक्त करता है? परंपराओं प्रथाओं का अनुरक्षण, सजातीयता और वर्ग चेतना की कमी, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, यांत्रिक एकता। औद्योगिक समाज की विशेषता को व्यक्त करता है, ये प्रश्न है। यहाँ पर प्रतिस्पर्धा और संघर्ष होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। औद्योगिक समाज की बात करें तो औद्योगिक समाज की बात किसने किसने की है? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको याद आ रहा होगा स्पेंसर के बारे में बताया गया था। इन्होंने समाज के दो प्रकार बताए थे। एक तो सैनिक और शिकारी समाज बताया है, सैनिक समाज या शिकारी समाज, और दूसरा औद्योगिक समाज। ठीक है, दूसरा क्या है? औद्योगिक समाज है। इसके अलावा याद रखिएगा सेंट साइमन जो कि अगस्त कॉम्ट के गुरु थे, इन्होंने समाज के 3 प्रकार बताए। ठीक है, समाज के 3 प्रकार साइमन ने बताए थे। एक तो इन्होंने सैनिक समाज बताया, ठीक है, सैनिक समाज बताया। दूसरा कानून समाज बताया है, कानून समाज। और तीसरा औद्योगिक समाज। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? औद्योगिक समाज हो जाएगा। तो सैनिक समाज, कानून समाज और औद्योगिक समाज ये किसके द्वारा बताए गए हैं? साइमन के द्वारा बताए गए हैं। सोबर्ग की बात करें या कभी कभी जोबर्ग भी लिखा होता है, ठीक है, इन्होंने भी 2 तरह के समाज की बात की है। एक तो पूर्व औद्योगिक समाज की बात की, पूर्व औद्योगिक समाज, और दूसरा औद्योगिक समाज हो जाएगा। पूर्व औद्योगिक समाज और दूसरा क्या है? औद्योगिक समाज। तो याद रखिएगा, ठीक है, इन सभी ने औद्योगिक समाज की बात की है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, समाज में वर्ग का निर्माण होता है समान सामाजिक स्थिति से, हितों की चेतना से, जातियों के टूटने से, या फिर ए और बी दोनों विकल्प यहाँ पर सही होगा। राइट यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, सामान्य सामाजिक स्थिति से और हितों की चेतना से। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, जनजातीय समुदाय में उत्पादन संबंध प्रकार के होते हैं? विभेदीकृत, विशेषीकृत, समरूप, विभिन्नतापूर्ण। यहाँ पर क्या होगा? समरूप। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जनजातीय समाज से संबंधित कुछ योजनाओं की बात करें जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो एक है एकीकृत जनजातीय विकास योजना। एकीकृत जनजातीय विकास योजना ये कब आती है? 1980 से ये लागू होती है, एकीकृत जनजातीय विकास योजना। इसके अलावा याद रखिएगा भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संगठन, ये कब आती है? 1987 1987 में आती है। एक हो जाएगा न्यूनतम मजदूरी, ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है, अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से।
ये कब आया था? तो 1948 में, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक है SC/ST यानी कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, अत्याचार निवारण अधिनियम। ये कब आया? 1989 में। ठीक है, 1989 में। जितनी भी यहाँ पर आपको योजनाएं बताई गई हैं ये सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, समुदाय को परिभाषित करने वाली विशेषता को पहचानना है। विचार पूर्वक स्थापना, ऐच्छिक सदस्यता, निश्चित भौगोलिक स्थिति, मूर्त संगठन यहाँ पर दिया गया है। अगर हम समुदाय की विशेषताओं की बात करें तो निश्चित क्षेत्र होता है, एक लक्षण या हम विशेषता कहें, निश्चित क्षेत्र होता है, स्वतः विकास होता है समुदाय का। ठीक है, स्वतः विकास होता है, सामुदायिक भावना पाई जाती है, सामान्य जीवन व संस्कृति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये एक इनकी विशेषता हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, स्थायी प्रकृति होती है, अनिवार्य सदस्यता होती है, अनौपचारिक संबंध होते हैं। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं हमें समुदाय में देखने को मिलती हैं। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर निश्चित भौगोलिक स्थिति होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है? समान भूभाग, समान चिंतन, सामुदायिक भावना, समान जीवन निर्वाह का तरीका। सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सामान्य चिंतन नहीं होगा। ठीक है, सामान्य चिंतन नहीं होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर समुदाय के अगर हम आधार की बात करें तो मैकेवर ने क्या बताया था? मैकेवर ने समुदाय का आधार कितने बताए थे? 2 बताए थे समुदाय के आधार। एक तो इन्होंने स्थानीयता को बताया था और दूसरा सामुदायिक भावना। स्थानीयता और सामुदायिक भावना, ये 2 आधार हैं जो कि समुदाय के मैकेवर के द्वारा बताए गए हैं। और मैकेवर ने समुदाय के प्रकार कितने बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। एक तो ग्रामीण समुदाय, ठीक है, ग्रामीण समुदाय है। दूसरा हो जाएगा नगरीय समुदाय, ग्रामीण हो गया, नगरीय हो गया, और क्षेत्रीय समुदाय। ठीक है, ये 3 प्रकार के समुदाय किसने बताए हैं? मैकेवर ने बताए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और बोगार्डस से संबंधित परिभाषा समुदाय की भी पूछी जाती है। इन्होंने परिभाषाओं में 2 तत्वों को ध्यान में रखा है। इंपॉर्टेंट है, की फैक्ट से इसी से आपको पकड़ना है कि परिभाषा किसकी है। एक तो निश्चित क्षेत्र है, व्यक्तियों के किसी संकलन को ऐसे संकलन को जिसका निश्चित क्षेत्र है और जिनके बीच में सदस्यों के बीच में हम की जो भावना पाई जाती है, ऐसे व्यक्तियों के संकलन को ही हम क्या कहेंगे? समुदाय कहेंगे। तो जो बोगार्डस ने बताया है, ये याद रखिएगा, 2 तत्व बताए हैं समुदाय के। एक तो इन्होंने बताया है निश्चित क्षेत्र, समुदाय का निश्चित क्षेत्र होता है, और जो दूसरा बताया है इन्होंने हम की भावना बताया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, किसने कहा है कि मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव विद्यमान रहने वाली प्रक्रिया है? मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, लेविसे-कोजर, डेरेनड्रॉफ। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव विद्यमान रहने वाली प्रक्रिया है, ये किसका कहना है? मैकेवर एंड पेज का कहना है। मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा।
किंग्सले डेविस ने कहा था कि जहां पर प्रतियोगियों का ध्यान प्रतिस्पर्धा से हटकर प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है वहां पर संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। ये इनकी संघर्ष से संबंधित परिभाषा है, ये एग्जाम में पूछी जाती है किंग्सले डेविस की, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और लेविस कोजन ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, ठीक है। लेविस कोजन ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था और डेरेनड्रॉफ ने संघर्ष का द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया है। लेविस कोजन ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत और डेरेनड्रॉफ ने द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया है, ठीक है। संघर्ष का द्वंद्वात्मक सिद्धांत किसने दिया है? डेरेनड्रॉफ ने दिया है। और संघर्ष कैसी प्रक्रिया है? संघर्ष असहयोगी है, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। इस तरीके से भी ऑप्शंस में से बताना होता है कि पूछा जाता है इनमें से कौन सी असहयोगी प्रक्रिया है या असहयोगी प्रक्रिया नहीं है। तो संघर्ष क्या है? एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है, ये याद रखिएगा। और डेरेनड्रॉफ ने संघर्ष के कहा था कि जो संघर्ष के बीज हैं वे सोसाइटी या जो स्ट्रक्चर है, सामाजिक संरचना है, इसमें छिपे होते हैं, ठीक है। अच्छा, विचलन के बीच समाज में या सामाजिक संरचना में छिपे होते हैं, ये किसका कहना है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसने यह माना कि धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण रहा है? क्रोबर, मैलोनोव्स्की, दुर्खिम, टाइलर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण रहा है। यह कहना किसका है? मैलोनोव्स्की का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टाइलर की बात करें तो टाइलर ने धर्म की उत्पत्ति का आत्मावाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है। धर्म की उत्पत्ति का आत्मावाद का सिद्धांत टाइलर क्या है? और धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? दुर्खिम ने दिया है, ठीक है। धर्म की उत्पत्ति का जो सामाजिक सिद्धांत है वो दुर्खिम ने दिया है और आत्मावाद का सिद्धांत धर्म की उत्पत्ति से संबंधित यह टाइलर के द्वारा दिया गया है, इसे याद रखिएगा। और अगर हम बात करें दुर्खिम की तो दुर्खिम ने धर्म को पवित्र बताया था, ठीक है। यहाँ पर दुर्खिम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, दुर्खिम ने धर्म किसको बताया है? धर्म को क्या बताया? पवित्र बताया। और इसके अलावा अपवित्र की बात करें तो दुर्खिम अपवित्र किसे कहते हैं? जादू और विज्ञान, ठीक है। जादू और विज्ञान को दुर्खिम ने क्या कहा? अपवित्र कहा। मैलोनोव्स्की की बात करें हम तो मैलोनोव्स्की धर्म प्लस जादू, ये इनके लिए क्या है? पवित्र है, ठीक है। और अपवित्र की अगर हम बात करें तो मैलोनोव्स्की विज्ञान को अपवित्र बताते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। विज्ञान को क्या कहते हैं? ये अपवित्र कहते हैं और धर्म और जादू को मैलोनोव्स्की ने पवित्र बताया है। प्रश्न है, किस अध्ययन में भारतीय परिप्रेक्ष्य में रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण किया गया? कास्ट, क्लास एंड पावर, द रिमेम्बर्ड विलेज, एन इंडियन विलेज, अ राजस्थान विलेज। अब यहाँ पर देखिए रॉबर्ट रेडफील्ड ने लिटिल कम्युनिटी लघु समुदाय का कॉन्सेप्ट दिया था। कहाँ पर है इनका अध्ययन? चानकोम गांव है मैक्सिको का, वहां पर अध्ययन करके इन्होंने लघु समुदाय की अवधारणा दी थी और लघु समुदाय के 4 लक्षण, 4 तत्व या 4 विशेषताएं बताई थी। ये इस तरीके से पूछा जाता है। एक तो उन्होंने लघुता बताया, दूसरा क्या बताया था? लघुता, समरूपता, विशिष्टता है और आत्मनिर्भरता। लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, ये 4 लक्षण, 4 तत्व लघु समुदाय से संबंधित रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताए और कहा कि ये 4 लक्षण या तत्व हमें जहां पर भी देखने को मिलेंगे हम उसे क्या कहेंगे? लघु समुदाय कहेंगे। और रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय का जो उदाहरण बताया था ये गांव को बताया था, ठीक है।
अब जब इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया उसके बाद कई समाजशास्त्रियों द्वारा इनकी इस अवधारणा का परीक्षण किया गया। भारतीय संदर्भ में भी इस अवधारणा का लिटिल कम्युनिटी का परीक्षण किया गया था और ये देखा गया, ये जानने का प्रयास किया गया क्या भारतीय संदर्भ में भी ये अवधारणा सही प्रतीत होती है कि गांव लघु समुदाय का उदाहरण है। तो सबसे पहले जो परीक्षण किया गया था वो ब्रजराज चौहान के द्वारा किया गया था। ठीक है, ब्रजराज चौहान के द्वारा किया गया था। राजस्थान पर इनका अध्ययन रहा है और यही पूछा जा रहा है उसका वर्णन इनमें से किसने किया है। ठीक है, तो कौन सी पुस्तक है? आ राजस्थान विलेज है, ये किसकी है? ब्रजराज चौहान की है। ठीक है, इन्होंने देखा कि क्या वाकई भारतीय संदर्भ में गांव को लघु समुदाय का उदाहरण कहा जा सकता है। तो इन्होंने जो 4 विशेषताएं रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताई थी लघु समुदाय की, वे वहां पर उनमें से 2 विशेषताएं राजस्थान के गांव में इन्हें नहीं देखने को मिली थी। जो विशेषताएं हैं, एक तो समरूपता और दूसरा क्या है? आत्मनिर्भरता। ठीक है, आत्मनिर्भरता है, ये इनको यहाँ पर क्या देखने को मिला? इसका अभाव, समरूपता का अभाव और आत्मनिर्भरता का अभाव वहां पर देखने को मिला राजस्थान में। और इन्होंने कहा कि जो भारतीय गांव है ये लघु समुदाय नहीं है। ठीक है, इस बात का इन्होंने खंडन कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह, जी.एस. घुरिया। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? योगेंद्र सिंह होगा। ठीक है, योगेंद्र सिंह हो जाएगा। एक इनकी पुस्तक है कल्चर चेंज इन इंडिया, कल्चर चेंज इन इंडिया, कल्चर चेंज इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। इंडियन सोशोलॉजी है। ठीक है, इंडियन सोशोलॉजी है। सोशल चेंज इन इंडिया भी है, सोशल चेंज इन इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है योगेंद्र सिंह की, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है किसने कहा है कि संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं? ये मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। मैकेवर पेज, किंग्सले डेविस, बोगार्डस, जिन्सबर्ग। यहाँ पर ऑप्शंस है। सही क्या होगा? संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित है और ये मानव समाज में सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। किंग्सले डेविस। ठीक है, मानव समाज इनकी पुस्तक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर किंग्सले डेविस होगा सही। जाति को किसने परिभाषित किया है कि जब संसरण में लंबवत गतिशीलता प्रतिबंधित हो जाती है तो वह वर्ग व्यवस्था ना होकर जाति व्यवस्था हो जाती है? घुरिये, हिलर है और ब्लंट और हट्टन यहाँ पर दिया गया है। घुरिये, हिलर, ब्लंट, हट्टन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अच्छा, जाति व्यवस्था की अगर हम बात करें तो A.R. वाडिया का नाम आपको याद आ रहा होगा। A.R. वाडिया ने क्या कहा था कि जो जातीय शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी अनुवाद है और कास्ट की उत्पत्ति पुर्तगाली जो भाषा है, ठीक है, कास्टा से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या है? मत, या हम कहें विभेद या जाति। पूछा जा सकता है, ये पुर्तगाली वाला तो पूछा जाता है। कास्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? भाषा के शब्द से हुई है या किस भाषा से हुई है? तो याद रखिएगा, पुर्तगाली भाषा का जो कास्टा शब्द है इससे, ठीक है, पुर्तगाली भाषा शब्द के कास्टा शब्द से उत्पत्ति हुई है जाति की। ठीक है, और जाति शब्द की जो उत्पत्ति है इसका पता सबसे पहले 1665 में किसने लगाया था? ग्रेसिया डी ओरेटा। ये भी एक प्रश्न इस तरीके से पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? हट्टन होगा। और घुरिये की बात करें तो घुरिये ने तो सबसे पहले जाति व्यवस्था की व्यवस्थित तरीके से बात की थी। ये भी याद रखिएगा किसने की है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन इनकी पुस्तक है। कास्ट,
क्लास एंड ऑक्यूपेशन कब आती है? 1961 में आती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है ट्राइबल लाइफ इन इंडिया। एन.के. बोस, के.एस. सिंह, एस.एल. जोशी, एम.एन. श्रीनिवास यहाँ पर ऑप्शन है। ट्राइबल लाइफ इन इंडिया ये किसके द्वारा लिखी गई है? एन.के. बोस, निर्मल कुमार बोस के द्वारा लिखी गई है। और ये एन.के. बोस गांधी जी के निज सचिव भी रह चुके हैं। और इनकी पुस्तकों की बात करें, कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया है, कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया है, इंपॉर्टेंट है, कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया है, ये याद रखिएगा। एक है माई डेज विथ गांधी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी, द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए भारत में ऐसे परिवार किस लोगों में विद्यमान है जहां स्त्री विवाहोपरांत अपने पति के घर जाने के बजाय अपनी माता एवं मामा के साथ ही रहती है। टोडा, खासी, संथाल, नायर यहाँ पर जनजातियां दी गई हैं। यहाँ पर क्या होगा, इसे जनजाति कर लें आप। यहाँ पर खासी जनजाति होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा किसने दी? रॉल्फ लिंटन, रॉल्फ टर्नर, बोर्डियू, लेवी-स्ट्रॉस यहाँ पर है, आप सभी जानते हैं, कई बार बताया गया है। बोर्डियू यहाँ पर राइट होगा। वर्ग जो क्लास है उसका विश्लेषण करने के लिए बोर्डियू ने संपत्ति या पूंजी की बात की थी और पूंजी या संपत्ति के 4 प्रकार बताए थे। ठीक है, पूंजी या संपत्ति के 4 प्रकार बताए थे। एक तो इन्होंने आर्थिक पूंजी बताया, ठीक है, आर्थिक पूंजी। दूसरा हो जाएगा सामाजिक पूंजी, आर्थिक पूंजी है, सामाजिक पूंजी है। तीसरा हो जाएगा सांस्कृतिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी हो जाएगा। और चौथा प्रकार प्रतीकात्मक पूंजी का है। चौथी बात प्रकारात्मक पूंजी की है बोर्डियू ने, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक याद रखिएगा क्लास कल्चर, ठीक है, वर्ग संस्कृति। यहाँ पर याद रखिएगा वर्ग संघर्ष नहीं बताया जा रहा है। वर्ग संघर्ष की बात किसने की है? मार्क्स ने की है, कार्ल मार्क्स ने। यहाँ पर वर्ग संस्कृति की बात किसने की है? बोर्डियू ने की है। इसके अलावा इन्होंने प्रभुत्व संस्कृति की भी बात की है, डोमिनेंट कल्चर की बात भी किसने की है? बोर्डियू ने की है। याद रखिएगा प्रभुत्व जाति की बात किसने की थी? श्रीनिवास ने। और प्रभु व्यक्ति की बात किसने की है? प्रभु व्यक्ति की एस.सी. दुबे ने। ठीक है, एस.सी. दुबे ने की है। यहाँ पर आपको क्या बताया गया है? यहाँ पर वर्ग संस्कृति और प्रभुत्व संस्कृति का ये जो कॉन्सेप्ट है कल्चर से रिलेटेड, वो बोर्डियू द्वारा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, ठीक है, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन का जो कॉन्सेप्ट है ये भी बोर्डियू द्वारा ही दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म पुस्तक है, ये पूछी गई है, किसके द्वारा दी गई है? तो ये पुस्तक वॉलस्टीन की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यवस्था का सिद्धांत है, विश्व व्यवस्था का सिद्धांत है, इनके द्वारा दिया गया है वॉलस्टीन का, ये एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न है समाज की विशेषताएं, निश्चित भूक्षेत्र, संतति, संस्कृति, स्वावलंबन, इनमें से किसने बताए हैं? मैकेवर, जॉनसन, किंग्सले डेविस, रिजमैन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो समाज की जो ये विशेषताएं हैं 4, ये किसके द्वारा बताई गई हैं? जॉनसन के द्वारा बताई गई हैं। विकल्प बी यहाँ पर जॉनसन हो जाएगा सही। ठीक है, जॉनसन यहाँ पर सही हो जाएगा। मैकेवन ने समाज के 3 तत्व बताए हैं, याद रखिएगा 3 तत्व समाज के जो मैकेवन ने बताया है। एक तो इन्होंने क्या बताया? व्यक्तियों की बाहुल्यता, ठीक है, व्यक्तियों की बाहुल्यता है। दूसरा हो जाएगा सामाजिक संबंध,
व्यक्तियों की बाहुल्यता और सामाजिक संबंध हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? सामाजिक अंतरक्रिया। सामाजिक अंतरक्रिया। सामाजिक संबंध का निर्माण किससे होता है? सामाजिक अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप ही सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। तो ये समाज के 3 तत्व मैकेवन ने बताए थे, व्यक्तियों की बाहुल्यता, सामाजिक संबंध और सामाजिक अंतरक्रिया। इंपॉर्टेंट है। रिजमैन की बात करें तो रिजमैन ने समाज के 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, समाज के 3 प्रकार बताए हैं रिजमैन का, और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो इन्होंने बताया है स्वनिर्देशित समाज, स्वनिर्देशित समाज है। ठीक है, स्वनिर्देशित समाज है। दूसरा हो जाएगा परनिर्देशित समाज। ठीक है, परनिर्देशित समाज हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा परंपरा निर्देशित। ठीक है, परंपरा निर्देशित समाज। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, तारवाड़ एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है जो निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र, केरल, असम, ओडिशा, यहाँ पर ऑप्शंस है। तारवाड़ एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है जो इनमें से किस राज्य में हमें देखने को मिलता है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? केरल होगा। ठीक है, केरल होगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नायर जनजातियों में मातृवंशीय संयुक्त परिवार हमें देखने को मिलता है। तारवाड़ वाली ये जो व्यवस्था है, संयुक्त परिवार का उदाहरण है, ये यहाँ पर हमें केरल में देखने को मिलता है। ठीक है, नायर जनजाति, नायर जनजाति में। प्रश्न है, समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? या सामाजिक जो संरचना की गतिशीलता है उसको सही तरीके से यहाँ पर कौन परिभाषित कर रहा है? देखिए ऑप्शंस हैं, जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है, जब समाज के लोगों की भूमिकाओं में परिवर्तन होता है, जब समाज के कार्यों में परिवर्तन होता है, या फिर जब समाज की संस्थाओं में परिवर्तन होता है। समाज की संरचना गतिशीलता को कौन इनमें से सही तरीके से परिभाषित कर रहा है? कौन सा विकल्प? जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन आता है, परिस्थितियों। ठीक है, जब समाज के लोगों की परिस्थितियों, उनके स्टेटस में परिवर्तन आता है तो उसे हम सामाजिक गतिशीलता या संरचनात्मक गतिशीलता कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट इन विलेज इंडिया पुस्तक किसकी है? एस.सी. दुबे, डी.पी. मुखर्जी, डी.एन. मजूमदार, ए.आर. देसाई। ऑप्शंस यहाँ पर हैं। पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट इन विलेज इंडिया किसकी पुस्तक है? पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट इन विलेज इंडिया, यहाँ पर ये किसकी पुस्तक हो जाएगी? एस.सी. दुबे हो जाएगी, श्यामाचरण दुबे की ये पुस्तक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनके अगर हम कुछ पुस्तकों की बात करें तो एक तो बुक है इंडियन विलेज की। ठीक है, एक क्या है? इंडियन विलेज है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, इंडियन विलेज हो जाएगी। इसके अलावा है इंडियाज। ठीक है, इंडियाज, ये भी पूछी जाती है, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस। इंडियाज चेंजिंग विलेजेस है। इंडियन सोसाइटी है। ठीक है, इंडियन सोसाइटी है, इंडियन विलेज है, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस है, इंडियन सोसाइटी है। ये इंपॉर्टेंट है, एस.सी. दुबे के एग्जाम उसमें ये पुस्तकें पूछी जाती हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसका कहना है कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की सीमाएं एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता? मैकेवर, जिन्सबर्ग, बोटोमोर, गुरविच एंड मूर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की सीमाएं इतनी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता। जिन्सबर्ग का, ठीक है, जिन्सबर्ग का कहना है। और मैकेवर ने समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बारे में बताया था। इन्होंने क्या कहा था कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसे मनोविज्ञान समाजशास्त्र को। ठीक है, समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को। ठीक है, यहाँ पर जिन्सबर्ग नहीं होगा, ठीक है, मैकेवर ही होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसके अनुसार संपूर्ण समाजीकरण के लिए अभिकरण काम करता है? ये किसका कहना है? फिचर, फिक्टर, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, गॉफमैन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संपूर्ण समाज समाजीकरण के लिए अभिकरण का काम करता है, ये किसका कहना है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने सबसे पहले बात की थी। ठीक है, सबसे पहले समाजीकरण की बात जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा की गई है।
यहाँ पर फिक्टर होगा, जेफ फिक्टर है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो समाजीकरण क्या है? सीखने की प्रक्रिया है। ये जीवन प्रयत्न चलती है, ठीक है, जीवन प्रयत्न चलती है प्रक्रिया, याद रखिएगा। गतिशील प्रक्रिया है ये, गतिशीलता इसमें पाई जाती है, ठीक है। और इसकी जो प्रारंभिक अवस्था है, एक पूछा जाता है प्रश्न प्रारंभिक अवस्था से, तो समाजीकरण की जो प्रारंभिक अवस्था है वो क्या है? बाल्यावस्था है। महत्वपूर्ण अवस्था पूछी जाती है समाजीकरण की, तो महत्वपूर्ण अवस्था क्या हो जाएगी? किशोरावस्था, ठीक है। क्या होगी? किशोरावस्था हो जाएगी महत्वपूर्ण अवस्था। ये कुछ इस तरीके से इनकी विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। और व्यक्ति या बच्चा जिस समाज का सदस्य, उस समाज के ही मूल्यों, मानकों, मानदंडों को आत्मसात करने की जो प्रक्रिया है, इसे ही हम समाजीकरण भी कहते हैं। इस तरीके से भी एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि ये प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आकांक्षा व तुलनात्मक अभाव बोध के आधार पर संदर्भ समूह के निर्माण की बात करने वाले कौन है? हाइमन, आर.के. मर्टन, स्टॉफर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आकांक्षा व तुलनात्मक अभाव बोध के आधार पर संदर्भ समूह के निर्माण की बात किसने की है? तो यहाँ पर आर.के. मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन होगा। सबसे पहले अगर रेफरेंस ग्रुप की बात आती है तो वहां पर हाइमन ने की थी। समाजशास्त्र में संदर्भ समूह की बात किसने की है? आर.के. मर्टन ने की है। और स्टाउफर है, न्यूकॉम है, ठीक है, हाइमन है, इन सभी ने संदर्भ समूह की बात की है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और सदस्यता के आधार पर समूह के प्रकार जो बताए हैं, ठीक है, एक तो इन्होंने समूह के प्रकार की बात की है, सदस्यता समूह, मर्टन ने समूह के बताया। देखिए, संदर्भ समूह की प्रकार की बात नहीं हो रही है केवल, यहाँ पर क्या है? समूह। समूह कितने तरह के होते हैं? मर्टन ने कितने बताए थे? 2, एक तो सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह। सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह किसने बताए हैं? मर्टन ने। चलिए अब यहाँ पर देखिए, क्षेत्रीय समूह, हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह, ये वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है? मैकएवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, आर.के. मर्टन, रॉबर्ट बियरस्टेड, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। क्षेत्रीय समूह, हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह, ये किसके द्वारा बताया गया है? मैकएवर एंड पेज के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अब यहाँ पर मिलान करिए, देखिए सही विकल्प कौन सा है? कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा? वैदिक अध्ययन हो जाएगा, इकाई का गहन अध्ययन, प्रतिचयन समग्र का प्रतिनिधि हो जाएगा, सर्वेक्षण की बात करें तो ये परिमाणात्मक आंकड़े हो जाएगा, और मौखिक लोगों का गहन अध्ययन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सेकंड होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। शोध करते समय सही अनुक्रम क्या होता है? आखिरी प्रश्न है। तो हम पहले क्या करते हैं? समस्या का निर्धारण करते हैं, समस्या का चुनाव करते हैं, हाइपोथेसिस, परिकल्पना आएगा, आंकड़ों का संकलन और आंकड़ों का विश्लेषण आएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।